दोस्तों आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर कोई दो व्यक्ति आपस में रिलेशन में हैं तो क्या रिलेशन से बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन दोनों में से एक को मरना होगा। ऑफकोर्स आप लोगों का जवाब होगा नहीं, लेकिन अक्सर हम लोगों के सामने कुछ इस तरह के केस आते हैं जिसमें या तो अपने पति को मरवा दिया जाता है या फिर अपनी पत्नी को, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन आज भी बनी हुई है। जैसा कि अभी अगर कुछ ही दिनों पहले की अगर बात की जाए तो श्रद्धा का मामला सामने आया, जिसमें उसी के बॉयफ्रेंड ने, जो कि उसके साथ काफी दिनों से रिलेशन में रह रहा था, सिर्फ और सिर्फ उससे अलग होने के लिए उसे जान से मार डाला। आखिरकार ये कहां तक सही है। और वही बात अगर एक दूसरे मामले की जाए जो कि इतना ज्यादा तो लोगों के सामने नहीं आया, लेकिन हालात वहां पर भी बिल्कुल इसी तरह के थे। जहां ये मामला भी गाजियाबाद का है, जहां चंद्रवीर की पत्नी स्वीता, जो कि अपने ही पड़ोसी से प्यार कर बैठती है और बाद में उसी के प्यार में पागल होकर अपने पति को मार डालती है। वैसे दोस्तों आज हम इस केस के बारे में तो बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं श्रद्धा मर्डर के बारे में। आखिरकार ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका असल कारण क्या था। चलिए जानते हैं पूरी की पूरी स्टोरी कि आखिरकार ऐसे कौन से हालात आन पड़े थे कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को मारना पड़ा, और इसके बारे में उसके बॉयफ्रेंड का क्या कहना है, श्रद्धा के घर वालों का क्या कहना है, और श्रद्धा तो कुछ बोलने से ही रही। बात अगर श्रद्धा के बारे में की जाए तो उसका जन्म पालघर महाराष्ट्र में हुआ। जहां बात अगर श्रद्धा के परिवार के बारे में की जाए तो इसके घर पर एक पिता, एक माँ और एक छोटा भाई मौजूद था। श्रद्धा भी 27 साल की हो चुकी थी और वो अपने लिए एक कंपनी ढूंढ रही थी ताकि वो किसी तरह की जॉब कर सके और अपनी लाइफ को सेटल कर सके। जिसके बाद श्रद्धा अपने दोस्तों से मिलती है और उनसे मिलने के बाद उसकी बात एक कॉल सेंटर में चलने लगती है कि तुम्हें यहाँ मुंबई आकर यहाँ किसी कॉल सेंटर में काम कर लेना चाहिए, यहाँ पर तुम्हें जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। वो अपने उन सभी दोस्तों के कहने पर मुंबई चली जाती है और वहां पर जाकर अपने उन सभी दोस्तों के पास जाती है जो कि इस बारे में उससे बात कर रहे थे कि तुम्हें यहाँ पर नौकरी मिल सकती है। वहां पर वो कुछ दिनों तक समय बिताती है और वो लोग जिस तरह से उसे बुलाया था कि ये कहकर कि यहाँ पर तुम्हें किसी तरह की नौकरी मिल जाएगी और तुम अपना कैरियर यहाँ पर बना सकती हो, तो वो लोग उसे एक कॉल सेंटर में जॉब दिलवा भी देते हैं। और वहीं पर श्रद्धा अपने रहने का सेटलमेंट भी कर लेती है। वो मुंबई पूरी तरह से सेटल हो गई, उसे एक जॉब मिल गई, इसके साथ ही रहने के लिए अपार्टमेंट भी मिल गया, और अगर टोटली बात देखी जाए तो उसकी लाइफ सेट थी। और इसी तरह टाइम बीतता रहता है और टाइम बीतते बीतते एक दिन उसकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर अल्ताफ अमीन से होती है। वो लोग पहले तो डेटिंग ऐप पर आपस में बात करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो पर्सनली आकर आपस में मिलने लगते हैं। इसी तरह टाइम बीतता रहता है और टाइम बीतने के साथ साथ वो लोग एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, और इतने ज्यादा नजदीक आ गए कि वो लोग लिविंग में रहने लगे। उन्हें लिविंग में रहते हुए काफी दिन बीत जाते हैं और अक्सर बीच बीच में श्रद्धा अपने घर पर भी जाया करती थी। एक बार जब वो अपने घर पर गई हुई थी तो उसने अपनी माँ को इस बारे में बताया कि इस तरह एक लड़का है और मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, हम दोनों लिविंग में रहते हैं और इस तरह वो भी मुझसे काफी ज्यादा प्यार करता है। लेकिन जब इस बात को उसकी माँ सुमन जब सुनती है तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और उसने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की कि बेटा इस तरह वो एक अलग धर्म का है, अलग जाति का है और हम लोग अलग धर्म के हैं। बात टोटली अगर देखी जाए तो ये सब संभव नहीं, तुम्हें जल्द से जल्द उससे दूर हो जाना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि माँ मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। इस बारे में जब उसके पिता को पता चलता है तो उसका पिता भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, और जो तुम इतनी दूर अपने घर से गई थी, क्या तुम ये सब करने के लिए गई थी? तुमने तो कहा था कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, लेकिन हमें इस बात का विश्वास नहीं था कि तुम इतनी दूर जाकर नौकरी की बजाय ये सब करती फिरोगी। और इस बात को लेकर श्रद्धा भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने कहा कि आप लोगों को मेरी कोई भी पसंदीदा चीज पसंद क्यों नहीं आती? आप लोगों को आखिरकार क्या लगता है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ? मैं आफ्ताब से सच्चा प्यार करती हूँ, और बात अगर उसकी की जाए तो वो भी मेरे बिना नहीं रह सकता और हम दोनों साथ में ही रहने वाले हैं। इतना कहते ही वो गुस्से में वहां से चली जाती है। जिसके बाद उसके पिता भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसे यही बात कहते हैं कि ये बात जब हमारे समाज को, हमारे परिवार को पता चलेगी तो वो लोग इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे। बेटा मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इसे छोड़ दो। लेकिन श्रद्धा अपने पिता की बात नहीं मानती और वापस मुंबई आ जाती है।
मुंबई आने के बाद उसके पिता ने भी उसके पास कभी कॉल नहीं किया, लेकिन खास बात यह थी कि श्रद्धा ने भी अपने पिता के पास कॉल नहीं किया। बात अगर श्रद्धा की माँ सुमन के बारे में की जाए तो माँ होती है और वो अपनी बच्ची के बिना नहीं रह पाई, जिसके चलते उसने ही अपनी बेटी के पास कॉल किया और उससे बातें की। उसकी माँ कभी कभार उसके पास कॉल कर लिया करती थी, जिससे उनके परिवार, उनके घर वालों को पता रहता कि हाँ, हमारी बेटी चलो जैसी भी है, जहाँ पर भी है, जो भी कारनामे उसने किए हैं, आखिरकार चलो सुरक्षित तो है। इसी तरह टाइम बीतता रहता है और फिर टाइम आता है जनवरी 2020 का, जब उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो वो अपने घर पर वापस उस लड़ाई के बाद पहली बार आती है और वो उस टाइम भी लगभग 15 से 17 दिन घर पर बिताती है, लेकिन उसके घर वालों के साथ, उसके भाई, उसके पिता, उनके साथ इतनी खास बात नहीं होती। उसके पिता ने एक दिन उससे वैसे ही पूछा जरूर था कि बेटा, क्या अभी भी वो लड़का तुम्हारे साथ है? तो उसने कहा कि हाँ, वो अभी भी मेरे साथ है और हम लोग लिविंग में रहते हैं। तो उसके पिता ने श्रद्धा को फिर से समझाने की कोशिश की कि बेटा, अब तुम बच्ची नहीं रही। लेकिन दूसरी तरफ ये सब बातें जब चल ही रही थी तो श्रद्धा ने अपने पिता को बताया कि हाँ, अक्सर मेरी अल्ताफ से लड़ाई जरूर हो जाती है और इसी लड़ाई में कभी कभार तो उसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है, लेकिन बात अगर अब की जाए तो वो आखिरकार मुझे मना लेता है। और ये बिल्कुल उसी तरह चल रहा है जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच अक्सर चलता रहता है। जिसके बाद उसके पिता उससे और ज्यादा बातें नहीं करते और कहते हैं कि जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अपना ध्यान रखना। उसके भाई के साथ भी उसकी इतनी ज्यादा बातें नहीं होती, जिसके बाद वो वापस वहां मुंबई आ जाती है। उसके पिता इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि जब से हमारी लड़की वहाँ मुंबई रहने के लिए गई है और जब से हमारे और उसके बीच लड़ाई हुई है, किसी भी तरह की कोई फोन ही नहीं कर रही। और एक टाइम ऐसा भी आया जब उसके पिता इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए कि इसकी माँ के जब डेथ हुई थी, ये यहाँ पर आई थी, तो आखिरी बार तभी इसकी हम लोगों से बात हुई थी। उसके बाद तो ये कभी फोन ही नहीं करती। चलो, इससे पहले इसकी माँ थी, आखिरकार इससे तो वो बात कर लिया करती थी, लेकिन अब अगर बात की जाए उसके बारे में तो वो हमारे पास भी फोन नहीं करती। और इस बात को लेकर उसके पिता काफी ज्यादा गुस्सा रहने लगे। उन्होंने भी ये बात ठान ली कि हम लोग भी श्रद्धा के पास किसी तरह का कोई फोन नहीं करेंगे, आखिर उसे ही हमारी किसी तरह की जरूरत नहीं है तो हम उसके पास क्यों करें। और बात अगर फैमिली के बारे में की जाए तो आप लोग जानते ही हैं, एक पिता, एक भाई अपने फैमिली मेंबर, अपनी बहन से, अपनी बेटी से कभी भी दूर नहीं रह सकते। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग कभी भी इसके पास कॉल तो नहीं करेंगे, लेकिन इसके दोस्तों से इस बारे में बात जरूर करते रहेंगे कि वो ठीक है या फिर उसका हालचाल पूछते रहेंगे। और इसी तरह अक्सर वो उसके दोस्तों से उसके बारे में पूछते रहते। और उसके दोस्त जिन्होंने पहली बार उसे मुंबई बुलाया था काम करने के लिए, वो उन्हें अच्छे से जानते थे। वो उनसे अक्सर पूछ भी लिया करते थे कि क्या वो ठीक है, क्या कर रही है, उन दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है। चलो, जैसे भी है, लड़की तो हमारी ही है, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा रास्ता भटक गई है तो क्या करें अब। लेकिन जब वो उसके दोस्तों से लगातार इस बारे में बात करते रहे और फिर भी श्रद्धा का फोन उसके पिता को नहीं आया, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं अब इनके दोस्तों से भी नहीं पूछने वाला। मैं सिर्फ और सिर्फ उसके जो स्टेटस हुए, व्हाट्सएप हुए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस पर वो मोस्टली एक्टिव रहा करती थी, मैं उनसे ही पता कर लूँगा। जिस भी तरह की वो फोटो डालेगी, जिस भी तरह की वो एक्टिविटी वहाँ पर करेगी, तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हाँ, हमारी बच्ची सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वो मुंबई आती है तो अल्ताफ भी उसे आते ही यही बताता है कि उसके घर वाले भी उसके ऊपर कितना प्रेशर बनाए हुए हैं। वो अक्सर वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आते रहते हैं और जब से उन्हें इस बात का पता चला है कि एक हिंदू लड़की उसके साथ रिलेशन में रह रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस रिलेशन से बाहर आ जाए। और जैसा कि श्रद्धा के घर वाले उससे इस बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह आफ्ताब के घर वाले भी उसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि तुम्हें इस चीज़ से बाहर आ जाना चाहिए। वो लोग इसी तरह कुछ टाइम और बिताते हैं, जिसके बाद वो लोग डिसीजन लेते हैं कि अल्ताफ के घर वाले अक्सर यहाँ पर आकर इस बारे में उससे बातें करते हैं कि तुम्हें इस रिलेशन से बाहर आ जाना चाहिए। ये सब बातें हमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही हैं। तो श्रद्धा और अल्ताफ ने ये प्लानिंग बनाई कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम किसी और शहर में जाएंगे जहाँ पर हम लोग जॉब कर सकें और अपनी जिंदगी को इसी तरह कंटिन्यू कर सकें। तो श्रद्धा ने भी कहा कि हाँ, क्यों नहीं। तो कुछ ही दिनों बाद वो डिसीजन लेते हैं कि वो लोग दिल्ली जाएंगे और देखते ही देखते वो लोग अपना पूरा का पूरा सामान पैक करके दिल्ली आ भी जाते हैं। कुछ टाइम तक वो एक होटल में टाइम बिताते हैं, जिसके बाद वहीं पर दिल्ली में ही उनकी मुलाकात उनके एक पुराने दोस्त से होती है। दोस्त जब उनसे पूछता है कि यहाँ पर कैसे और कब से आए हो, तो उन्होंने पूरा का पूरा मामला समझाया कि हमारे साथ कुछ ऐसी बीती है।
तो उसके दोस्त ने कहा कि यार तुम इस तरह अगर होटलों में टाइम बिताते रहे तो तुम्हें नौकरी मिले या ना मिले तुम्हारा अकाउंट ज़रूर खाली हो जाएगा। तो तुम लोग ऐसा करो, तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे घर पर रहो और जब तक तुम्हें जॉब ना मिल जाए, रहने के लिए कोई पक्का परमानेंट घर ना मिल जाए, तुम मेरे साथ रह सकते हो। जहाँ कुछ दिनों तक वो उसके साथ टाइम भी बिताते हैं। अल्ताफ कहता है कि इस तरह हमें यहीं पर एक परमानेंट घर भी दिलवा दो, क्योंकि इस तरह लगातार हम अगर तुम्हारे ही पास रहते रहे तो तुम भी जानते हो कि यार कोई कंफर्टेबल नहीं रह सकता। तो उनके उस दोस्त ने उन्हें वहीं पर एक किराए पर घर दिलवा दिया। वो लोग उस घर में बड़े ही मजे से टाइम बिताने लगते हैं। वो दिल्ली लगभग 8 या 9 मई को आए थे, जिसके बाद उन्हें घर मिल जाता है और आफ्ताब और वो पूरी तरह से अपनी डेली लाइफ में बिजी हो जाते हैं। जिसके बाद लगभग सीधी की सीधी बात अगर 2 या 2.5 महीने बाद की जाए, एक दिन श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण का फोन उसके छोटे भाई को जाता है और वो उससे फोन करके पूछता है कि क्या तुम्हारी श्रद्धा से बात हुई है। तो उसके भाई ने भी कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, काफी दिनों से हमारी उससे बात नहीं हुई। तो उसके दोस्त ने भी कहा कि लगभग हमारी हर 2-3 दिन में एक बार बात हो जाया करती थी, लेकिन बात अगर पिछले 2 या 3 महीनों की जाए तो हमारे किसी भी तरह से बात नहीं हुई। मैंने उसके पास कॉल करने की कोशिश की लेकिन उसका मोबाइल बंद आ रहा है। तो उसके भाई ने कहा कि पिताजी भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं कि उसने पिछले काफी दिनों से अपनी किसी भी तरह की डीपी या फिर स्टेटस या फिर किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं दिखाई दे रही है। आखिरकार उसकी बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। जब इस बारे में श्रद्धा का छोटा भाई अपने पिता को बताता है कि उनके एक दोस्त का फोन इस तरह आया था और काफी दिनों से उसकी भी बात श्रद्धा से नहीं हुई है, तो श्रद्धा के पिता ने लक्ष्मण का नंबर लिया और खुद बात करने की कोशिश की और उससे लक्ष्मण से बात की कि आखिरकार तुम्हारी आखिरी बार उससे बात कब हुई थी। तो लक्ष्मण ने कहा कि लगभग 3 महीने के आसपास हो चुका है, जब से वो लोग दिल्ली गए हैं मेरी उससे किसी भी तरह से बात नहीं हुई। और उसके पिता इस बात को लेकर और भी ज्यादा परेशान होने लगे कि उसने लगभग पिछले 3-3.5 महीनों से स्टेटस भी नहीं डाला, ना किसी तरह की इंस्टाग्राम पर कोई रील डाली, ना कोई फोटो डाली। क्या हमारी बच्ची सुरक्षित है? तो उसके पिता ने उसके और दोस्तों का जो जिसका भी नंबर उनके पास था उनके पास कॉल करना शुरू कर दिया। जिनसे भी उन्होंने बात की सबका एक ही रिप्लाई आया कि हमने उससे बातें लास्ट टाइम लगभग 2.5-3 महीने पहले की थी। इस बात को लेकर उसके पिता और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि ऐसा कोई भी आज के समय में मौजूद बंदा नहीं है जिसने अभी हाल फिलहाल में उससे बात की हो ना हो मेरी बच्ची किसी न किसी दिक्कत में है। और इसी तरह और थोड़ा टाइम बीतता है। उसके पिता और कहीं उनसे जितने भी जान पहचान के थे उन सभी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसकी कंपनी से जाकर पूछती है कि आखिरकार मेरी बच्ची का आप लोगों ने क्या ट्रांसफ़र किया था। तो उन्हें पता चलता है कि आखिर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता है कि वो लोग दिल्ली गए थे। उसके पिता और ज्यादा परेशान होने लगते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता और लोगों से पूछताछ करने की बजाय मैं दिल्ली ही चला जाता हूँ। और वो दिल्ली आ जाते हैं। घटना ज्यादा पुरानी नहीं, जबकि इसी 9 नवंबर की है, आज से लगभग 5 या 6 दिन पहले। वो दिल्ली आकर उसे थोड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका अता पता नहीं मिलता। तो वो सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं और वो पुलिस वालों को कंप्लेंट दर्ज करवाते समय बताते हैं कि मेरी बच्ची इस तरह दिल्ली आई थी लेकिन अब वो गायब है, तो प्लीज आप लोग मेरी मदद कीजिए और मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए। जब उसके पिता पुलिस वालों के पास जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो पुलिस वाले भी यही पूछते हैं कि वो किसके साथ यहाँ पर आई थी, कहाँ पर आई थी और उसके बारे में आपके पास क्या कुछ जानकारी है। तो उसके पिता ने जितना जो कुछ बन पाया वो सारा का सारा पुलिस वालों को बताया। और जैसा जैसा उसके पिता ने बताया उसके हिसाब से उनके पास सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का मोबाइल नंबर था, जो कि लास्ट टाइम लगभग 18 मई को बंद हो चुका था। तो उसके पिता ने जिस तरह बताया था कि उसके साथ एक लड़का भी मौजूद है, तो पुलिस ने ये छानबीन वहीं से शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने उसके दोस्तों से कॉन्टेक्ट किया और आफ्ताब का नंबर लिया। आफ्ताब का नंबर जब डिटेक्ट किया गया तो पुलिस वालों को आफ्ताब की लोकेशन का पता चल गया। वो लोग जल्द से जल्द आफ्ताब के पास जाते हैं और उससे जाकर पूछते हैं कि तुम्हारे साथ जो श्रद्धा नाम की लड़की थी आखिरकार वो कहां पर है। वो काफी दिनों से अपने घर वालों से भी नहीं मिली और ना ही उसने अपने किसी जान पहचान वाले को कॉल किया। तो आफ्ताब ने कहा कि हम यहाँ पर आए थे, हमने कुछ टाइम यहाँ पर आपस में बिताया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई, हम दोनों के बीच लड़ाई हुई और वो मुझे छोड़कर चली गई। और इस बारे में उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। वो यहाँ से चली गई तो मैंने सोचा कि वो अपने वापस मुंबई ही गई होगी और इस बारे में मैंने भी कुछ ज़्यादा खोजबीन नहीं की। लेकिन अक्सर रात को मैं उसे याद किया करता था तो मैंने उसके पास कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका कभी भी मुझे फ़ोन ऑन नहीं मिला और हमेशा
हमेशा उसका फोन बंद ही आता था। पुलिस वालों ने उससे पूछने की कोशिश की कि तुम्हारी लड़ाई किस बात पे हुई जब वो चली गई, और जब उसका मोबाइल भी नहीं मिला तो आखिरकार तुमने उससे बात करने की क्यों नहीं कोशिश की, और तुमने उसे ढूंढना चाहिए था कि वो कहाँ पर गई। तो उसने कहा कि सर, मैंने उसे कॉल जरूर किए थे, लेकिन मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आखिरकार वो वहां पर क्या कर रही होगी वगैरह वगैरह। पुलिस ने जब इस बात को चेक किया तो उन्होंने पाया कि आफ्ताब ने जब से ये नंबर बंद हुआ है इसके पास एक भी कॉल नहीं की, लेकिन ये कह रहा है कि वो अक्सर इससे बात करने के लिए कॉल किया करता था। पुलिस वाले इसके अलावा भी उससे काफी सारे क्वेश्चन किए, लेकिन अजीब बात ये थी कि हर बार वो अपनी बातों को घुमाकर कुछ अलग जवाब दिया करता था, और यही कारण था कि वो अपने ही बयानों में फंसता जा रहा था। और पुलिस वालों के लिए भी कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था कि यार, पिछली बार तुमने ये बताया था और अब तुम ये बता रहे हो, तुमने पिछली बार सच बोला था या फिर अब बोल रहे हो, और तुमने अब की बार पिछली बार वाले से बयान क्यों बदल दिया। और ऐसे अटपटे जवाब सुनकर पुलिस वालों को उसके ऊपर शक हुआ और उन्होंने उसे उठा लिया। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद जब उसके ऊपर थोड़ी मशक्कत की गई, थोड़ा उसे कूटा पिटा गया, तो उसने सारा का सारा मामला खोलकर बताया, और उसने बताया कि अब श्रद्धा कभी नहीं मिलने वाली। और उसने जो स्टोरी बताई वो सच में ही काफी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि अब श्रद्धा इस दुनिया में नहीं थी। वो सिर्फ इस दुनिया से ही नहीं गई, जबकि उसे इस दुनिया से भेजने का उसका जो तरीका था वो भी सच में ही दिल दहला देने वाला है। उसने बताया कि अक्सर शादी को लेकर हम दोनों के बीच काफी सारी लड़ाइयाँ होती थी। वो हमेशा कहा करती थी कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं हमेशा इस बात को टालता रहा, और मैं यही बात कहा करता था कि अगर हम लोग यहाँ पर हंसी खुशी बड़े ही मजे से टाइम बिता रहे हैं तो शादी करने की क्या जरूरत आन पड़ी। लेकिन हमेशा वो इस बात को मुद्दा बनाकर मुझसे लड़ती रहा करती थी, और 18 मई की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब हम दोनों ने खाना खा लिया, हम लोग बिस्तर पे बैठे थे, तो उसने फिर से यही राग शुरू कर दिया, और इस बात को लेकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया, और गुस्से में मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसकी गर्दन को तब तक दबाया जब तक कि वो मर नहीं गई। मैंने उसे मार तो डाला था, लेकिन ये कंफ्यूजन अभी भी मेरे दिमाग में काफी ज्यादा चल रहा था कि आखिरकार मैं अब इसका क्या करूं। सबसे पहले तो मुझे काफी ज्यादा भूख लगी थी, तो मैंने स्विगी से खाना ऑर्डर किया और उसकी डेड बॉडी को वहीं हमारे बेड के ऊपर साइड में बैठा दिया। मेरा खाना आया और उसके बाद मैंने उसे अपने पास बैठाकर सबसे पहले तो स्विगी से ऑर्डर किया, खाना खाया, और उसके बाद मेरा दिमाग काम करने लगा कि ये तो अब मर चुकी है, और अगर इसकी डेड बॉडी को मैंने किसी जगह ठिकाने नहीं लगाया तो इसकी सजा मुझे जेल जाकर भुगतनी पड़ेगी। जिसके बाद मैं कुछ देर सोचता हूँ, और वहीं पर श्रद्धा को भी पहले तो मैंने लेटा दिया और उसके बाद मैं भी लेट गया और वहीं पर आराम से सो गया। लेकिन बात अगर श्रद्धा की जाए तो वो तो परमानेंट सो चुकी थी। जैसे ही सुबह होती है मैं वहीं पास में मौजूद एक मार्केट में जाता हूँ। वहाँ मार्केट में जाकर सबसे पहले मैंने एक फ्रिज खरीदा, और उसकी जो अगली दुकान थी उससे एक आरी खरीदी। एक दुकान से उसने काफी सारे पॉलीथीन खरीदे और एक नया पिट्ठू बैग भी खरीदा। ये सभी के सभी सामान लेकर वो वापस अपने घर पर आता है। सामने अभी भी बेड पर श्रद्धा की लाश पड़ी हुई थी, तो सबसे पहले उसने उसी का इंतजाम करने की ठानी। उसने सबसे पहले उसे उठाया और अपने बाथरूम में लेकर गया, और वहां पर ले जाकर उसकी लाश के छोटे छोटे 36 टुकड़े कर दिए। उसने ये सभी के सभी 36 टुकड़े उसी टाइम नहीं कर दिए, जबकि वो कुछ टुकड़े करता और उसके बाद जब थक जाता तो वापस अपने बेडरूम में आकर स्विगी से खाना ऑर्डर करता, और खाना खाने के बाद वापस उसे बाथरूम में काटने के लिए चला जाता। वो उसके लगभग 2 या 3 छोटे छोटे टुकड़े काटता है और उन्हें अलग अलग थैलियों में भरना शुरू करता है। वो उन छोटे छोटे टुकड़ों को तो साइड में रख देता है, लेकिन वो दूसरी तरफ श्रद्धा की पूरी लाश को देखता है कि अगर ये बाहर रही तो ये पूरी तरह से सड़ने लगेगी, और यहाँ आसपास के लोग भी समझने लगेंगे कि यहाँ पर जरूर किसी न किसी तरह की गड़बड़ है। तो उसने अपना वो फ्रिज इस चीज के लिए प्रयोग में लिया। तो उसने श्रद्धा की बॉडी मेन जगहों से काटी और इस तरह से कटिंग करके उसे एक बड़ी सी थैली में डाल लिया कि वो पूरी की पूरी उस फ्रिज में फंस सके। वो उस बॉडी को वहां फ्रिज में डाल देता है और वेट करता है रात होने की। रात के जब 12-1 बज जाते हैं तो वो उन 2 या 3 थैलियों को उठाता है जिसमें कि श्रद्धा के बॉडी के पार्ट्स थे, और उन्हें उठाकर अपने नए पिट्ठू बैग में डालता है। पिट्ठू बैग में उन्हें सेट करने के बाद रात होने के बाद वो उन्हें उठाता है और रात को सुनसान गलियों पर निकल पड़ता है, और वो जाता है महरौली के उन जंगलों में जो कि बहुत ही सुनसान थे, जहां पर कोई आया जाया नहीं करता था। वो वहां पर जाकर उन सभी थैली के पैकेटों को फाड़ता है और उन लाश के टुकड़ों को खुले में ही फेंक देता है, ताकि ये जल्द से जल्द यहाँ मिट्टी में मिल जाएं और ये सबूत मिट जाए। वो वहां पर उन सभी टुकड़ों को फेंक कर वापस आ जाता है।
आकर देखता है कि अभी भी उसे काफी सारा काम करना है, क्योंकि वहां पर उसके रूम की अगर बात की जाए या फिर बाथरूम की जाए तो वहां पर खून के काफी सारे छींटे लगे हुए थे। उसने इस बात को देखकर पहले तो इग्नोर किया, लेकिन जैसे जैसे उसने वहां पर टाइम बिताया तो वहां से सारे के सारे खून के धब्बे मिटा दिए और जहां पर भी कोई उसका नामो निशान था वो सारे के सारे मिटाने की कोशिश की। उसने पूरी तरह से सरदा को भी एक थैले में लगभग पैक कर ही दिया था और लगभग इसी तरह हर रोज की उसकी रूटीन बन गई थी कि हर रोज इसे थोड़ा सा काटना और थैली में पैक करना और इसी तरह किसी सुनसान इलाके में जाकर उसे फेंक देना। ये सब काम उसने सिर्फ एक दिन में नहीं कर दिया, जबकि इसे करने में उसे लगभग 18 से 20 दिन लगे। लेकिन उससे भी अजीब बात तो ये थी कि उसी एक फ्रिज में एक तरफ तो सरदा की लाश रखी हुई है और दूसरी तरफ उसने अपना दूध है, पानी है या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह है वो रख रखी है। जैसे ही वो अपना पीने के लिए पानी निकालता या फिर चाय बनाने के लिए दूध निकालता तो सबसे पहले वो गेट खोलते ही सरदा की लाश को देखता, जो कि बड़े ही बुरे तरीके से कटे फटे हालत में थी, और उसके बाद अपना दूध या पानी निकालकर उसे बंद कर देता। जरा सोच कर देखिए आखिरकार ये किस तरह का इंसान था जो एक लाश के सामने अपने सामान को रखे हुए है और दूसरी तरफ अपनी ही प्रेमिका को हर रोज काटता है, जिससे वो लगभग पिछले 3 या 4 साल से रिलेशनशिप में था। वो हर रोज रात इसी तरह निकलता और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके दूर किसी सुनसान इलाके में फेंक देता। उससे मिलने वाले काफी सारे लोग थे, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने, इंस्पेक्टर ने, कांस्टेबल ने उससे ये पूछने की कोशिश नहीं की कि तुम कौन हो, रात को यहाँ क्या कर रहे हो और अपने बैग में क्या लेकर घूम रहे हो। और इस टाइम अगर बात सरदा के बॉडी पार्ट्स के बारे में की जाए तो वो पूरे दिल्ली में फैल चुके थे, क्योंकि उसने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कहीं तो कोई किसी कुएं में फेंक दिया, तो कोई किसी जंगल में फेंक दिया, तो कोई किसी कूड़े के ढेर में। जब आखिर में उसने सारे के सारे उसके टुकड़ों को किसी न किसी उजाड़ जगह पर फेंक दिया तो उसने सबसे आखिर में अपने फ्रिज को भी धोया। उसने अपना फ्रिज धोया और फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि कभी भी उसकी लाश जिसके उसने टुकड़े किए हैं और फेंके हैं वो कभी आपस में जुड़ने वाले नहीं हैं और कोई भी इस बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकेगा कि इसका एक टुकड़ा यहाँ है तो दूसरा कहाँ है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जो आवारा कुत्ते होते हैं वो इस तरह की चीजों को बिल्कुल नहीं छोड़ते। इस बात का आफ्ताब को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सोचकर देखिए दोस्तों, अगर हम आखिर में निष्कर्ष की अगर बात करें तो क्या किसी रिश्ते से बाहर आने का सिर्फ एक यही रास्ता है? क्या कोई आपस में बात करके अपनी इच्छा जाहिर करके सच्चाई नहीं बता सकता? अगर वो लोग आपस में सच्चाई बता भी दें तो हद से हद क्या होगा, वो उससे नाराज हो जाएगा और थोड़े दिनों बाद शायद बात करने लगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी की जान लेना किसी तरह का कोई उपाय है। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जहां ये केस ज़्यादा पुराना तो नहीं, लगभग 3-4 दिन पुराना ही होगा। अब देखते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या आती है और उसे क्या सज़ा मिलती है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? इस बारे में भी अपनी राय जरूर दें। वैसे दोस्तों आज का शाउट आउट राहुल को, एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो।